हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। आज हम लोग बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक पढ़ेंगे। और जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं 15 से 20 मिनट की वीडियो हार्डली होगी। और आपका एक क्वेश्चन जेई एडवांस तक इससे पूछता है। तो एक क्वेश्चन आपका जेई और एक क्वेश्चन नीट और एक क्वेश्चन आपका बोर्ड का तैयार हो जाएगा 15 से 20 मिनट में। क्वेश्चंस के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो बेटा सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी को स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता बेटा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। तो यहाँ देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकेंड सेल हो गई। फर्स्ट सेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए। सेकेंड सेल में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बेटा हर एक इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आउटर मोस्ट सेल पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक पहुंचाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, फिर जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, कहां से बच्चों? बैलेंस शेल से इन्फिनिटी पे, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं बच्चों, इसको मिटा देता हूं। तो डेफिनेशन क्या है बच्चों? देखो, अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेशन बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों? the amount of energy required to remove a single electron, बेटा ए सिंगल एक ही बात है, टू रिमूव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर, कहां से बच्चों? आउटर मोस्ट सेल टू इन्फिनिटी, आउटर मोस्ट सेल टू इन्फिनिटी। कब? तो इन आइसोलेटेड गैसियस एटम, इन आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक फॉर्म। बेटा आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए जितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है एंथैल्पी की, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों इसकी 3 यूनिट्स होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एक यूनिट होती है बच्चों। और दूसरी यूनिट होती है इसकी किलो जूल पर मोल, और तीसरी यूनिट होती है किलो कैलोरी पर मोल। बच्चों यूनिट पर भी क्वेश्चन बना हुआ है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, बोलेगा बताओ कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट नहीं है। एक एग्जांपल से बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लो बच्चों कोई एक एलिमेंट है ए, और ये अभी सॉलिड फॉर्म में है और मुझे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो बच्चे यहां पे लिखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और लिख देते हैं ए पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके दिखा दिया। तो क्या ये बच्चों सही है? तो याद रखना आप, ये गलत है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों? हमने जो लिखा हुआ है आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ? ए अभी सॉलिड है, इसको हमें गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा? इस सॉलिड ए को हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई? तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हुआ बच्चों। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है? तो 1 मोल सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितने अमाउंट में इंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब ये गैसियस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे बच्चों मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख सकता हूं, और यहाँ पे ए पॉजिटिव बना दूंगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी।
गैसियस फॉर्म से आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले आप एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का यूज करो बच्चों, उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूज करो। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, जैसे Al प्लस है, अभी बच्चों गैसियस फॉर्म में है, मैंने इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी हीट किया थोड़ा सा और ये बन गया Al प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया। मैं एल्युमिनियम से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहता हूं, तो मैंने क्या कर दिया, इसको मैं बेटा गैस को मैं यहां छोटा सा बना देता हूं। Al प्लस था, अब मैंने एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड बोल देता हूं इस बार, इसको मैं बच्चों फर्स्ट बोल देता हूं क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड बोला तो क्या हो गया, ये Al प्लस 2 हो गया, और एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ का रिमूव हो गया। बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, ये बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड हो गया। एक और इलेक्ट्रॉन में रिमूव कर सकता हूं Al प्लस 3 से, Al प्लस 2 से, यहां बच्चों प्लस 2 हो गया, और थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं तो बोलूंगा आयनाइजेशन एंथैल्पी 3, और ये बन गया Al प्लस 3, और एक इलेक्ट्रॉन हमने दोबारा से रिमूव कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं पूछता हूं आपसे कि बताओ बच्चों Al प्लस 3 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, Al प्लस 2 की होगी, या फिर Al की होगी, Al प्लस की होगी, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा, कैटाइन का चार्ज होगा, उसकी उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। क्यों होगी, क्योंकि बेटा यहाँ पे Z इफेक्टिव जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है। Z इफेक्टिव क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रिक्स के अंदर, Z इफेक्टिव क्या होता है। तो जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। बेटा थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू सेकंड फिर फर्स्ट। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 3, आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 सबसे ज्यादा होगी, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 होगी, और फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट होगी। ये बच्चों एक आयनाइजेशन एंथैल्पी का सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे बेटा ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे आयनाइजेशन एंथैल्पी इफेक्ट पड़ता है। तो देखो बच्चों, और यहाँ पे हम बहुत सारी ट्रिक्स सीखेंगे ताकि आपका 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बेटा अभी हम बात करते हैं। तो यहां देखो मैं लिखता हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स कौन कौन से बच्चों है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। बेटा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। अगर मैं बोलता हूं आपसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, तो बच्चों सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर देगा, जिसका सबसे बड़ा साइज होगा। तो टॉप टू बॉटम आने में बेटा ग्रुप्स के अंदर ऐसे बोल सकते हो कि टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों डिक्रीज होती है। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ऐसे सेकंड ग्रुप का भी होगा, 13th ग्रुप, 14th ग्रुप। बेटा ग्रुप्स के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z इफेक्टिव, या फिर मैं बोल सकता हूं आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, और बच्चों इसी का एक और नाम होता है शील्डिंग इफेक्ट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं और करके, ये आपका थर्ड फैक्टर हो गया, और करके लिख सकता हूं आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है,
स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, अभी हम सबकी बात कर रहे हैं। तो यहां समझो, पहले बच्चों समझो क्या होता है। तो ये मान लो आपका न्यूक्लियस हो गई, ये फर्स्ट सेल हो गई, ये आपकी सेकंड सेल हो गई और आपकी थर्ड सेल हो गई। तो बच्चों न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बेटा आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा हर एक इलेक्ट्रॉन पर होगा। तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल पर है, तो जिसकी वजह से क्या कर रखा है, न्यूक्लियस ने इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रखा है। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा बच्चों, अट्रैक्ट कर रखा है, बाकी सभी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा न्यूक्लियस के बीच में और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। क्या होगा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बोलता हूं न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो मैं यही लिख देता हूं अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बेटा हमने क्या कहा, न्यूक्लियर चार्ज कहा। क्या कहा, न्यूक्लियर चार्ज कहा, या फिर हम न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बेटा बोल सकते हैं, इसको जेड से रिप्रेजेंट किया हमने न्यूक्लियर चार्ज को। जितना अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब बच्चों ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर रहे होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, तो बेटा इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों पे चार्ज कैसा है, सिमिलर चार्ज है। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, रिपल्सन हुआ। रिपल्सन हुआ किस किस के बीच में, तो आउटर मोस्ट सेल के बीच में और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो इस रिपल्सन को ही बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। तो क्या होता है बच्चों स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल टू outermost electrons, outermost electrons, repulsion between the electrons of inner cells to outermost electrons। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर मोस्ट में जो रिपल्सन होता है दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको बच्चों में आप सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, रो से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो जेड इफेक्टिव होता है बच्चों, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, जेड माइनस सिग्मा या फिर रो, जिससे भी आप सिंबल से रिप्रेजेंट करो। अगर मैं यहां से बेटा सिग्मा से करता हूं तो सिग्मा, रो से करते हैं तो रो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप सिंबल किसी को भी यूज कर लो। तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अगर बेटा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, और अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज्यादा होगा, अट्रैक्ट करने वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तभी बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है। ये मोस्ट एडवांस टेक्निक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया और शील्डिंग इफेक्ट हो गया। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन आउटर मोस्ट सेल से, और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, तो बेटा शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको समझ में आया। अगला फैक्टर देखो, फोर्थ फैक्टर। अभी बच्चों फैक्टर्स पे चल रहे हैं हम लोग, फोर्थ फैक्टर देखोगे आप लोग, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है, फोर्थ फैक्टर में क्या देखोगे बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के। फैक्टर नंबर 4 क्या होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और स्टैंडर्ड वर्ड कर लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होता है बच्चों, पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेनिट्रेशन पावर क्या होता है,
तो एस ब्लॉक एलिमेंट का सबसे ज्यादा होता है, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट का, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट का और फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट का। पेनिट्रेशन पावर एस ब्लॉक एलिमेंट की सबसे ज्यादा होती है, मतलब कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स न्यूक्लियस के पास है। तो सबसे पास में बेटा एस ब्लॉक होते हैं, तो एस ब्लॉक का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। तो पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद न्यूक्लियस। तो बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट सबसे पास में होते हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट का सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर। जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं बेरिलियम और बोरॉन, इन दोनों में से आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करो बच्चों 1s2 2s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 और 2p1। ये भी सेकंड सेल है और ये भी सेकंड सेल है ये भी सेकंड सेल और ये भी सेकंड सेल बेटा, लेकिन यहाँ पे देखो पी के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ पे एस के अंदर है। तो हम जानते हैं अगर सेम सेल है तो पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा है, एस की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होगी। जैसे बात कर लेते हैं बेटा कैल्शियम हो गया, और भी एलिमेंट्स हो गए, बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे ऐसे। तो आप कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो और पेनिट्रेशन पावर को फाइंड आउट कर लो। एस ब्लॉक का सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन होगा, फिर पी ब्लॉक का, फिर डी ब्लॉक का और फिर एफ ब्लॉक का। ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट देखो बच्चों, फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन केस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बेटा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर पूछा जाए तो जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा, तो मैं लिख देता हूं आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज ऑन एलिमेंट, चार्ज ऑन एलिमेंट्स, चार्ज ऑन एलिमेंट्स। चार्ज का मतलब क्या होगा बेटा, कैटाइन, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन एलिमेंट्स। जैसे अगर मैं बात करता हूं Mn+7, Mn+5, Mn+3 और Mn, अगर मैं पूछता हूं आपसे सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, तो आप कहोगे सर +7 +5 +3 और फिर Mn। जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा बेटा उसकी उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ये पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6 क्या होता है बच्चों, पॉइंट नंबर 6 देख लो। हमें पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी हो गया 6th पॉइंट। स्टेबिलिटी का मतलब बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी का मतलब है हम जानते हैं हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, फुली फिल्ड आर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। बेटा हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब आपका ये हो गया कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आर मोर स्टेबल देन अदर कॉन्फ़िगरेशन, अदर कॉन्फ़िगरेशन। बेटा हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा अदर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया बेटा आपका स्टेबिलिटी का क्वेश्चन। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे और आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बच्चों क्वेश्चंस के लिए आपको कहीं एक्स्ट्रा बुक लगाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो मोर इनफ है आपके लिए। देखो बच्चों समझो, अगर मैं बात करता हूं लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन और नियोन और आर्गन। बच्चों यहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करनी है तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4, तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बच्चों हमें जो देखनी है चीज है वो यहां देखनी है। पहला तो ये है बेरिलियम और बोरॉन में, जैसे हमने अभी देखा था इसका कॉन्फ़िगरेशन 4 है,
तो 1s2 और 2s2। बोरॉन का कितना था 1s2 2s2 2p1। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इन दोनों में बच्चों पेनिट्रेशन पावर किसकी थी, तो s की ज्यादा थी, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, तो इन दोनों में से आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी बेटा, इसकी ज्यादा हो गई। ऐसे बच्चों पेनिट्रेशन पावर यहां पर किसकी वजह से हो रही है, पेनिट्रेशन पावर की वजह से हो रही है। अच्छा बेटा दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। बेटा इसका 2p, यहां देखो बच्चों ये 2p3 है तो ये 2p2 होगा और ये 2p1 होगा, और ये कितना होगा बच्चों 2p4, ये 2p5 और ये 2p6। तो बच्चों 2p3 का मतलब क्या हो गया कि नाइट्रोजन जो है वो हाफ फिल्ड है, और ऑक्सीजन जो होगा, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो 2p4 है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, 1 2 3 और 4। तो हाफ फिल्ड ये है बच्चों, हाफ फिल्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, तो बेटा नाइट्रोजन की ज्यादा होगी तो इसकी भी ज्यादा होगी। तो 15th ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है किससे बेटा, 16th ग्रुप से। क्यों होती है, तो बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड हमने लिखा था बेटा पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, हाफ फील्ड ज्यादा होगा। और देखो थर्ड में देखो बच्चों, ये देखो ये आपके जो है 2p6 है, 2p6 का मतलब क्या हो गया कि कंप्लीटली फिल्ड है, 1 2 3 4 5 और 6। बेटा ये फुली फिल्ड है तो ये भी फुली फिल्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है। तो बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात की जाए तो आप क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो इस ग्रुप की होगी। और 16 और 15 में कंपेयर किया जाए तो 15 की होगी, और बोरॉन और बेरिलियम में कंपेयर किया जाए तो इस ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बच्चों। 3 लॉजिक्स देखने हैं हमें, पेनिट्रेशन पावर देखनी है, हाफ फील्ड देखना है और फुली फील्ड देखना है। एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। आज एक क्वेश्चन में और पूछ सकता हूं आपसे, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन क्या है बेटा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लूं, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर बच्चों में सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लूंगा तो यहां देखो ऑक्सीजन 15th और 16th ग्रुप में, सेकंड का मतलब क्या हो गया बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुका है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड है। तो बच्चों ये हाफ फिल्ड हो चुका है, और नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, अनकंप्लीटली हाफ फिल्ड। तो अब मैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूंगा तो 16th ग्रुप की ज्यादा होती है 15th ग्रुप से, क्योंकि बच्चों अब ये हाफ फिल्ड हो गया है, हाफ फिल्ड हो गया, और ये अनकंप्लीटली है, अनकंप्लीट। तो बेटा यहाँ पे 16th ग्रुप की ज्यादा होगी, मतलब ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गई आपकी नाइट्रोजन से। एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद अब हम करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होता है, हमेशा याद रखना आप लोग, एक एक्सेप्शन और है 14th ग्रुप के साथ और 13th ग्रुप के साथ। 14th ग्रुप के साथ समझो और पहले 13th ग्रुप का समझो। जैसे बच्चों बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, In और Tl। तो बच्चों यहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा वेरिएट करती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्युमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए लेकिन गैलियम की होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Ga इज ग्रेटर देन इक्वल टू Al होता है। क्यों बेटा, ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा बेटा, डी ब्लॉक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। और In और Tl में से बच्चा In की ज्यादा होनी चाहिए लेकिन Tl की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है In से। क्यों, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सबसे ज्यादा होता है बोरोन का, उसके बाद हो जाता है हमारा Tl का, उसके बाद हो जाता है हमारा Ga का, उसके बाद हो जाता है हमारा
उसके बाद हो जाता है बेटा हमारा Al का, फिर In का, Al और फिर In। तो ये आपका एक ऑर्डर हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे बच्चों 14th ग्रुप के साथ भी एक एक्सेप्शन है, ये 13th ग्रुप का हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, और 14th ग्रुप का भी एक एक्सेप्शन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn और Pb। बेटा यहाँ पे Pb ज्यादा हो जाता है Sn के रिस्पेक्ट में, तो हो जाता है क्या, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब यहाँ पर Pb आ जाता है और फिर Sn बाद में पहुंच जाता है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, होनी आयनाइजेशन एंथैल्पी Pb की ज्यादा अच्छी है, लेकिन हो जाता है, मतलब Sn की ज्यादा होनी चाहिए लेकिन Pb की हो जाती है, क्यों, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों लास्ट एलिमेंट का जब भी कभी चेंज हो रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा। बाकी किसी एलिमेंट में हो रहा है तो वहां पे आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा। एक चीज तो ये होगी बच्चों। अगर मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों एक्सोथर्मिक होती है, इंडोथर्मिक होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस में भी पूछा गया है, आपका एआर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होती है, इंडोथर्मिक होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक इन नेचर, एंडोथर्मिक नेचर के अंदर होती है। लेकिन बट इन केस ऑफ एनाइन, एनाइन के केस में, एनाइंस के केस में इट बिकम एक्सोथर्मिक। बच्चों एनाइन के केस में ये एक्सोथर्मिक हो जाती है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कोई एक एलिमेंट है, ए नेगेटिव है, और मेरे को यहाँ पे बेटा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हीट दी इसको, और एक्सोथर्मिक डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे कैसी होगी बेटा, नेगेटिव होगी, और ये बन जाएगा ए बना देते हैं इसको, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया। तो ये क्या था बच्चों, एनाइन था, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज तो किया, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक। तो एनाइंस के केस में जो होता है बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होती है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करनी है आपको, और कहां से ज्यादा क्वेश्चंस को आपको अटैच करना है। बेटा दो छोटे छोटे पॉइंट और लिख लेते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बच्चों क्या होता है, तो रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूं आपसे, रिएक्टिविटी, तो क्या बोलोगे, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी हो गया। और रिड्यूसिंग पावर के भी बोल सकते हो बेटा, तो रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा रिड्यूसिंग पावर भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बच्चों ये हुआ आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक कंप्लीट टॉपिक। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको पीडीएफ फाइल के फॉर्म में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से खूब जमकर क्वेश्चन लगाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। थैंक यू बच्चों।